चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको वेक्टर स्पेस का आइडिया अच्छे से होना चाहिए। तभी कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि अगर आपने वेक्टर स्पेस नहीं किया है तो शायद अभी समझ ना आए। तो इसीलिए अपना जो भी मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस जो सब है वो अगर अच्छे से किया होगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूँगी सबसे मोस्ट इजी टॉपिक में से एक है। जैसे हम अपना वो पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, उसमें भी आगे चल के हम क्या पढ़ते हैं, सेट्स पढ़ते हैं, सेट्स के सबसेट्स पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, दो सेट्स के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं, और फिर रिलेशन का स्पेशल टाइप हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं। तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी हमने क्या देखा, पहले वेक्टर स्पेस पढ़ा, उसके बाद हमने सब स्पेस पढ़ा, सब स्पेस पढ़ने के बाद हमने इनकी कार्डिनैलिटी वगैरह के बारे में बात की। तो अब हमारा काम है कि दो वेक्टर स्पेस को रिलेट करना, और जो रिलेट करेंगे मतलब किसी ना कोई किसी फंक्शन से रिलेट करेंगे, हमें फंक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं, लिटिल आइडिया ऑफ दीज थिंग्स। मैपिंग क्या होती है, एनीवन कोई बताना चाहेगा? हमेशा दो सेट्स के बीच में डिफाइन होती है मैपिंग, और मैपिंग एक फंक्शन होता है। दैट मीन्स मैपिंग एक रूल होता है जो विच असाइंस ईच नंबर ऑफ ए और बी दोनों सेट्स होगा तो ए नंबर का एक एलिमेंट्स को बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ मैप करता है। मैप कर देगा। ओके ठीक है, ये एक रूल है जिसके थ्रू हम ए कोई सेट है, बी भी कोई हमारे पास सेट है, जिसके थ्रू हम ए के हर एलिमेंट की बी के अंदर यूनिक इमेज कुछ ढूंढ पाए, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज, राइट। तो जो ये मैप ये रूल होगा, इसी रूल को हम क्या कहते हैं, मैपिंग या फिर फंक्शन। ओके, तो जो ये सेट अब क्योंकि हैं तो दोनों सेट, लेकिन जब इनके बीच में कोई फंक्शन या मैप डिफाइन हो जाता है तो इनका स्पेशल नाम क्या पड़ जाता है, इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन मतलब जिसके अंदर से हमें वैल्यू उठानी है, और कोडोमेन मतलब कि जिसके अंदर वैल्यू आएंगी हमारी। मतलब कि क्या है, फंक्शन एक मशीन है, ऐसे बोल सकते हैं। मशीन है तो मशीन कुछ काम करेगी, क्या काम करती है, ये ए के मेंबर्स को इसके अंदर डालते हैं और हमें बदले में क्या मिलता है, मेंबर्स ऑफ बी मिल जाते हैं, राइट। तो मैपिंग क्या है, दिस एक्ट्स लाइक अ मशीन बिटवीन टू फंक्शंस, मशीन बिटवीन टू सेट्स। अब अगर डोमेन है, कोडोमेन है, फिर एक दो टर्म्स यूज होती हैं। एक तो हमारा रेंज सेट क्या होता है, आप कई बच्चे कोडोमेन और रेंज में कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो कोडोमेन तो कोई भी सेट हो सकता है, क्योंकि किन्हीं भी दो सेट्स के बीच में हम कोई भी मैप या कोई भी रूल कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। रेंज सेट क्या होता है, वो सभी एलिमेंट्स जिनके ऊपर फंक्शन लग के कुछ कुछ आंसर देगा, मतलब जिन जिन एलिमेंट के ऊपर फंक्शन लग के हमें जो भी आंसर मिला है वो क्या हो जाएगा, हमारा रेंज। मतलब एफ एक्स जो आएगा, एफ और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारा ए से। तो ए के एलिमेंट पे जब जब एक्स एफ लग जाएगा और यहाँ से जो भी आंसर मिलेगा हमें वो हमारा बी के अंदर आएगा, और इनकी जो कलेक्शन होगी, इन सभी एफ एक्स की जो कलेक्शन होगी वो होगी रेंज ऑफ एफ। और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट बी, पूरा का पूरा बी हमारा रेंज आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, मैंने फंक्शन डिफाइन किया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, राइट। मतलब यहाँ पे भी हमारा नेचुरल नंबर का सेट रखा है और यहाँ पे भी नेचुरल नंबर का सेट रखा है। और मशीन क्या डिफाइन की मैंने, सच दैट कि एफ में जब हम नेचुरल नंबर डालें तो मुझे क्या मिल जाए, 2x मिल जाए, मतलब इसका ट्वाइस मिल जाए। तो ये क्या होगी हमारी मैपिंग, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो दिस इज आवर f।
तो जब जब यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन रखे होंगे। ये भी नेचुरल नंबर का सेट है तो इसके पास भी 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन रखे होंगे। लेकिन अब मैं अगर इसमें डालना स्टार्ट करूँ नेचुरल नंबर से, तो सबसे पहले 1 डालेंगे तो मुझे आंसर में 2 मिल जाएगा, 2 डालेंगे तो आंसर में 4 मिल जाएगा, 3 डालेंगे तो आंसर में 6 मिल जाएगा। दैट मीन्स 1 को 2 पे मैप कर रहा है, 3 को 1 को तो 1 पे ही मैप करेगा ना। 2 ट्वाइस ऑफ 1 इज 1, हाँ ट्वाइस ऑफ 1 इज 2, मैम 2 हाँ 2 1 को 2 पे मैप कर रहा है, 2 को 4 पे मैप कर रहा है, 3 को 6 पे मैप कर रहा है, राइट। तो अगर मैं इसमें डोमेन आप लोगों से पूछूं तो क्या बोलोगे, इस फंक्शन की डोमेन क्या है? नेचुरल 1 2 नंबर, 3 नेचुरल नंबर, ये जो 1 2 3 कोडोमेन है, भी नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी हमारा क्या है? रेंज होगा 2 का मल्टीपल। रेंज क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 2, मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये सब क्या होगा? रेंज, जो कि पूरा का पूरा n तो नहीं है, बट ये क्या है? n का ही एक सबसेट है, राइट। तो हाँ रेंज और कोडोमेन में कंफ्यूज अब नहीं होगे, रेंज इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ मतलब ये है कि नेचुरल नंबर का ही सबसेट। अब अगर मैं रूल दे देती आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो इसके अंदर डालोगे वही बाहर निकल जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाता? रेंज क्या मिलती रेंज हमें? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आ जाता, और कोडोमेन भी क्या है हमारा? नेचुरल नंबर है। आइडेंटिटी फंक्शन। हाँ, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन, जो इसके अंदर जो भी डाले वही बाहर निकाल दे, मतलब कुछ चेंज ही ना करे, और वो तो आइडेंटिटी होती है, जो भी किसी के अंदर कुछ चेंज नहीं लाए। फिर हम बात करते हैं इमेज ऑफ ए सेट। इमेज ऑफ मेंबर की तो बात कर ली हमने कि इसकी 1 की इमेज f लगाने पे जो भी नंबर आएगा वो हमारी इमेज ऑफ 1 आ जाएगी। बट लेकिन अगर हम पूरे सेट की इमेज की बात कर रहे हैं तो मान लो ये हमारा डोमेन है, दिस इज आवर कोडोमेन, और हमें निकालनी है इस a डैश की इमेज सेट ऑफ a डैश हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें किसी सेट का इमेज निकालना है तो वो हमारे डोमेन का सबसेट है, डोमेन का सबसेट होना चाहिए। और हमें इमेज सेट ऑफ ए डैश, मतलब इमेज ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं, क्या आएगा? इसके मेंबर्स की इमेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कोई ना कोई सेट आ जाएगा जिसके अंदर एफ लगाने पे ये मिल रहा हो, क्योंकि एफ तो एक फंक्शन है। दैट मीन्स कि इसके मेंबर्स पे जब जब हम एफ लगाएंगे, दैट इज एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, कि ए डैश के मेंबर पे जब एफ लगा के जो जो भी हमें मिलेगा वो सब किस में जाएगा? इमेज ऑफ ए डैश में। जैसे यही मैपिंग थी हमारी, कौन सी मैपिंग? एफ इक्वल टू 2x। अब मैं पूछूं कि इमेज सेट ऑफ ये बताओ 3 6 9 12 अप टू सो ऑन, तो आप क्या बोलोगे? इसका तो इमेज 6 हो सेट जाएगा 12, 6 6 12 12 18 18 26 ऐसे चला जाएगा। तो जो 24। ये जो सेट है ये यहाँ पे पड़ा है, और जो ये वाला सेट है 6 12 वो यहाँ पे है, राइट। तो इमेज सेट ऑफ एस हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो इमेज सेट ऑफ ए डैश है, या इमेज सेट है किसी भी सेट का, वो क्या आ रहा है? उसको हम रेंज ऑफ ए डैश भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि रेंज क्या था हमारा? रेंज ऑफ ए क्या था? रेंज ऑफ एफ। अगर हम बात करें एफ की रेंज क्या थी? जिस जिस एलिमेंट पे एफ लग जाता है और एक्स हमारा डोमेन से आ रहा है, ये क्या थी? एक एफ की रेंज। और इमेज ऑफ ए डैश, रेंज ऑफ ए डैश लिखना गलत है, ठीक है ये इतना ही ठीक है, इसको इतना ही रखो। अब अगर मैं ए और ए डैश इक्वल दे देती हूँ तो इमेज ऑफ ए क्या मिल जाएगी हमें? अगर तो मैं रेंज हो जाएगा। हाँ, इमेज ऑफ ए क्या हो जाएगी हमारी? रेंज ऑफ एफ, ठीक है। ये एफ की रेंज क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि एफ तो कोई रूल है ना, मतलब इसी के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, इसीलिए हमने इसकी रेंज की बात करी है कि ये एफ हमें आउटपुट में क्या क्या दे रहा है, वही सब एलिमेंट इसकी रेंज में आएंगे कि इसकी रेंज कहाँ तक है, ये क्या 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 दे सकता है हमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब?
फिर अगर हमें यस मैम। किसी सेट की प्री इमेज की बात करनी है, प्री इमेज ऑफ अ सेट। प्री इमेज का मतलब क्या है? प्री इमेज, जैसे ए, दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट। अब प्री इमेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ के एलिमेंट्स की प्री इमेज देखते हैं, मतलब कोडोमेन के एलिमेंट्स की इमेज एक डोमेन के एलिमेंट्स में, वही क्या होती है हमारी प्री इमेज। जैसे यहाँ पे कोई भी सेट मान लो बी डैश था, ठीक है, तो बी डैश क्या होगा? हमारा कोडोमेन का एलिमेंट, कोडोमेन का सबसेट होगा। और प्री इमेज ऑफ बी कैसे डिफाइन करेंगे हम? बी डैश, वो इसके अंदर क्या क्या आएगा? देखो इसकी प्री इमेज देख रहे हैं, मतलब इस सेट पे यहाँ से एफ लग के हमें ये मिला, तो जब इसकी प्री इमेज देख रहे हैं मतलब हमें इस सेट में देखना है। दैट मीन्स क्या आएगा? वो ए के मेंबर्स होंगे ना, जो बी डैश की प्री इमेज होगी वो तो ए के मेंबर्स होंगे, क्योंकि हमें इसकी इमेज इधर वाले सेट में देखनी है, कोडोमेन वाले सेट में। दैट मीन्स इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे जिन जिन के ऊपर भी एफ लग के हमें आंसर कहाँ मिल रहा हो? बी डैश में मिल रहा हो। क्लियर? जो प्री इमेज का सेट होता है वो हमारा डोमेन का सेट होता है, और जो इमेज का सेट होता है वो हमारा किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का सबसेट। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, इतना तो मैम बेसिक्स। इमेज ऑफ बी डैश यस, नहीं हुआ है। इमेज ऑफ बी डैश इक्वल टू कैसे हुआ? इमेज ऑफ बी डैश नहीं, प्री इमेज ऑफ बी डैश। प्री इमेज, इस बी डैश की प्री हाँ इमेज देख रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, तो एक छोटी सी बात जो हमें देखनी है, अगर अब हमने क्या कहा था कि जो रेंज ऑफ एफ होता है वो सबसेट होता है किसका? हमारी कोडोमेन का। यही कह रहे थे ना हमें कि एफ लग के यहाँ पे कुछ नंबर्स मिलेंगे, वो सभी रेंज ऑफ एफ में जाएंगे, तो वो बी के इक्वल हो भी सकता है या फिर बी से छोटा होगा। लेकिन अगर हमारा रेंज ऑफ एफ मतलब कि ए के एलिमेंट्स पे जब जब हमने एफ लगाया वो पूरा का पूरा बी उसने कवर कर लिया, दैट मीन्स अगर रेंज ऑफ एफ जो है हमारी, रेंज ऑफ एफ अगर हमारी कोडोमेन के इक्वल आ गई तो ऑन टू हम मैप। ऐसी मैपिंग को क्या कहते हैं? ऑन टू मैपिंग। जब जब रेंज ऑफ एफ, जैसे मैंने फंक्शन दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एफ डिफाइंड है हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, तो इस केस में क्या आया था? हमारा रेंज ऑफ एफ जो था वो क्या आ गया था? पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, क्योंकि जो भी इसके अंदर रखेंगे हमें वही निकाल के दे देगा, ये मशीन तो ऐसी है। दैट मीन्स रेंज ऑफ एफ एन आ गई, और कोडोमेन भी क्या है? हमारी एन है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या कह देंगे यहाँ से? एफ इज एन ऑन टू मैप, राइट। एफ कैसा मैप हो जाएगा? हमारा ऑन टू मैप हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ कुछ बेसिक थे। अब जब हम मैपिंग की बात करते हैं या फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे सेट होते हैं, लेकिन जब हम इस सेट को, क्योंकि हम तो वेक्टर स्पेस पे काम करते हैं, जब हम इसको वेक्टर स्पेस से कन्वर्ट कर देंगे और उनके बीच में मैपिंग को डिफाइन कर देंगे जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं है, एक मैप है जो कि दो वेक्टर स्पेस के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है, राइट। और वो भी कैसे हैं? लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। फील्ड दोनों की सेम होनी चाहिए, राइट। यू और वी दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर सेम फील्ड। अब सेम फील्ड क्यों लिया है इसका आंसर हमें अभी मिल जाएगा 2 मिनट बाद। अब टी क्या है? टी को मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं हम, टी जो कि एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे जा रही है, इसको हम इज कॉल्ड एन
एल टी, या फिर इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहेंगे, या फिर क्या भी कहते हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, कुछ भी बोल सकते हो आप। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको कब कहेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? इफ अगर ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी मिल जाए, मतलब और यू और वी कहाँ से आ रहे हैं, हमारे इस यू से। ये है ना हमारे डोमेन, अब इसमें दिस इज आवर डोमेन एंड दिस इज आवर कोडोमेन, राइट। तो मतलब कि ये दोनों पे अलग अलग हो जाए, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी मिल जाए हमें। सेकेंड चीज क्या है, टी ऑफ अल्फा इंटू यू, हमें क्या मिल जाए, अल्फा टी ऑफ यू, वेयर अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारी फील्ड से, और यू और वी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे यू से, जो कि हमारा वेक्टर स्पेस है, डोमेन में जो हमारा वेक्टर स्पेस है उससे। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या मिलना चाहिए, ये सेकंड चीज से हमें टी ऑफ अल्फा यू, अल्फा टी ऑफ यू के इक्वल मिलना चाहिए। दैट मीन्स ये है हमारा यू, दिस इज आवर वी, और ये हमारी मैपिंग है टी, जो यहाँ के एलिमेंट्स को यहाँ पे भेज रही है। अब ये अल्फा, अब क्योंकि ये भी एक, ये यू है, ये सब स्पेस है, ये भी एक सब स्पेस है, या वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं, नोट सब स्पेस, वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं। अब अगर ये वेक्टर स्पेस है तो जो u अगर इसका एलिमेंट है u का, तो अल्फा इंटू यू भी कहाँ से बिलोंग करेगा, u से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर t लगने के बाद जो ये t ऑफ u है, ये कहाँ का मेंबर है, v का मेंबर है, राइट। और अल्फा इंटू टी वी लग के भी हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये v का कोई मेंबर है तो v भी तो वेक्टर स्पेस है, वो भी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये मेंबर भी v का है। बट जो हमारी अल्फा की जो शक्ल है देखने में, जो अल्फा ये है वही अल्फा ये होना चाहिए। दैट मीन्स कि जब फील्ड सेम होगी तभी हम इस प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, अदरवाइज बात ही नहीं कर पाएंगे। क्या पता अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ और अल्फा आ जाए। तो ये अल्फा सेम होना चाहिए दोनों में, इसीलिए दोनों की फील्ड जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी हम क्या बोल सकते हैं इसको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और एक और चीज़ मुझे क्या बतानी थी, चलिए फिर याद आता है तो मैं बताती हूँ, अभी कुछ तो था। मैम पिछला दिन का असाइनमेंट का क्वेश्चन था मेरा लास्ट में, उसको हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि आज अपने पास टाइम कम है, शॉर्टेज ऑफ टाइम, इसीलिए उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके हम एक प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज टी ऑफ अल्फा यू, हाँ मुझे याद आया और क्या बताना था, बीटा वी, वेयर यू एंड वी हमारे कहाँ से हैं, यू से हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाए, अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी। अगर कोई ऐसी मैपिंग है जो या तो इस कंडीशन को देख लो, एक ही कंडीशन है ये, या फिर ये इन दो कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करती है किसी भी दो वेक्टर स्पेस के बीच में, वो क्या होती है, हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जहाँ पे ये एडिशन और ये एडिशन दिख रहे हैं, इसको ये मत समझ लेना ये कुछ ऑर्डिनरी एडिशन है। जो ये वाला एडिशन है हमारा, ये वाला, क्योंकि u और v यहाँ पे u के मेंबर्स हैं तो ये u का एडिशन है, मतलब u के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है, जो ऑपरेशन u का ऑपरेशन है वो ये ऑपरेशन है, इसको मैं +1 बोल देती हूँ। और जो ये प्लस है, अब t ऑफ u कहाँ पे आ चुका है, v में आ चुका है, क्योंकि u के एलिमेंट्स पे t लग के हमें v का एलिमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे ये भी v का एलिमेंट है, तो जो ये ऑपरेशन है ये भी कहाँ का ऑपरेशन है, हमारा v का ऑपरेशन है। मैं यहाँ पे u एडिशन 1.1 और फील्ड लिख देती हूँ, और इसको v एडिशन 2.2 और ओवर फील्ड सेम है हमारे, राइट। सिमिलरली ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है ये फर्स्ट इसका u का ऑपरेशन है, और जो ये वाला ऑपरेशन है ये क्या है, हमारा v का ऑपरेशन है।
डेफिनेशन सबको क्लियर? ठीक है। देखो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों इसको स्टडी करना चाहते हैं। देखो ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ वेक्टर स्पेस ऐसे होते हैं जो विच आर इजी टू स्टडी, उनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं, उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ पता हैं। तो और कुछ वेक्टर स्पेस ऐसे होते हैं जिनको स्टडी करना मुश्किल है, या उनके बारे में हम इतनी आसानी से चीज़ें नहीं बता सकते। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या हेल्प करता है कि क्योंकि ये रिलेशन है u और v के बीच में, दो वेक्टर स्पेसिस के बीच में। मान लो u के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में स्टडी करना है, दिस आई एम टू स्टडी, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ की, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसके एडिशन करके एलिमेंट्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें मुझे u के बारे में स्टडी करना है। बट मुझे v के बारे में सब पता है, v की आइडेंटिटी क्या है, v का जो भी बिहेवियर है वो मुझे v के बारे में सब पता है। तो अब मुझे u के बारे में नहीं पता। तो अगर मैं u और v के बीच में एक मैपिंग ढूंढ लाऊं जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, तो अब देखो यहाँ से अगर हम कोई भी एलिमेंट u1 उठाएंगे, यहाँ से u2 उठाएंगे, अब हमें पता है इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, u1 प्लस u2 होगा, जो वो इसी के अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस है। और अब इस u पे t लग के मुझे यहाँ पे जो मेंबर मिलेगा वो t ऑफ u1 मिलेगा जो कि v का एलिमेंट है, और यहाँ पे t ऑफ u2 मिलेगा जो कि v का एलिमेंट है। अब यहाँ पे भी तो लग के मुझे क्या मिलेगा, t ऑफ u1 प्लस u2, ये एलिमेंट मिलेगा, दिस इज u2। अब हमारी मैपिंग क्या करती है, जो ये u1 प्लस u2 पे t लगा है इसको ब्रेक करके t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2 कर देती है। दैट मीन्स कि जब जब हमने ये देखा कि इसके दो एलिमेंट ऐड करने पे इसके दो एलिमेंट, उन्हीं दो एलिमेंट की प्रोडक्ट एडिशन आ रहा है जो जो हमने यहाँ से उठाए थे, उन्हीं पे टी लग के ये आ रहा है। दैट मीन्स कि हम इसकी हेल्प से इसकी जितनी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम बता सकते हैं। जैसे उसमें सबसे इंटरेस्टिंग सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करते हैं वो हमेशा क्या होती है कि जो आइडेंटिटी होती है अंडर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी गोज टू आइडेंटिटी। और यहाँ पे मैं एडिटिव आइडेंटिटी की ही बात कर रही हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी कि जो u की एडिटिव आइडेंटिटी है और जो v की आइडेंटिटी है, u की आइडेंटिटी पे जब मैं मान लो ये u की आइडेंटिटी है 0 1 और मैं ये v की आइडेंटिटी 0 2 कह देती हूँ, तो जब इस पे t लगाएंगे t ऑफ 0 1, मुझे आंसर में क्या मिलेगी, t ऑफ 0 2। ऐसा क्यों हुआ वो देखते हैं। देखो अब मान लेते हैं कि जो 0 1 है वो क्या है, आइडेंटिटी है हमारी u की एडिटिव आइडेंटिटी, और जो ये है हमारी वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ v। राइट, अब हमें क्या देखना है, जब हम इसके ऊपर t लगाएंगे तो क्या वो 0 2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं t ऑफ 0 1 लगाऊं तो क्या मैं इसको t ऑफ 0 1 प्लस 0 1 ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी में आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा। अब क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये दोनों पे अलग अलग हो जाएगी, दैट मीन्स t ऑफ 0 1 प्लस t ऑफ 0 1। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो मेंबर है t ऑफ 0 1 ये तो कहाँ जा चुका है, w में जा चुका है। ठीक है, t ऑफ 0 1 किसका एलिमेंट है, w कह रही हूँ मैं, v का। दिस इज, जब इस पे मैंने t लगा दिया दैट दिस बिलोंग्स टू v। अब ये अगर v का एलिमेंट है तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक सेकेंड, अब t ऑफ 0 1 इज इक्वल टू t ऑफ 0 1 प्लस t ऑफ 0 1 ऐसा बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब एक तो
कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ से कि ये बोथ साइड कैंसिल, क्योंकि हमें पता है एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है वेक्टर स्पेसिस में। ये सभी एलिमेंट्स किसके आ चुके हैं अब, दिस इज बिलोंग्स टू वी, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू वी, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू वी, राइट। तो अब एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है हमारा, तो दैट मीन्स कि जो टी ऑफ 0 1 था ये इसका एडिटिव इनवर्स है, या फिर इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आती हूँ तभी ज़्यादा क्लियर होगा। टी ऑफ 0 1 माइनस टी ऑफ 0 1 इज इक्वल टू टी ऑफ 0 1, ऐसा लिख सकती हूँ। अब ये वी का एलिमेंट है, ये वी का एलिमेंट है, सेम सेम एलिमेंट है, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। और अब आइडेंटिटी किसकी मिलेगी, वी की आइडेंटिटी मिलेगी, क्योंकि ये भी वी का एलिमेंट है और ये भी वी का एलिमेंट है। तो दिस इज आइडेंटिटी ऑफ वी इज इक्वल टू टी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ 1। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो आइडेंटिटी होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे ही भेजती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम अगर हमें इसकी आइडेंटिटी पता है और हमें मैप पता है कि किस रूल के थ्रू ये इस पे मैप कर रहे हैं, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, दूसरे सेट की आइडेंटिटी निकाल सकते हैं जिसकी हमें नहीं पता। अच्छा, अब ये नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, दिस इज नेसेसरी कंडीशन नॉट सफिशिएंट, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। मतलब कि अगर 0 पे जा रहा है तो दैट मीन्स ये नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। बट अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आइडेंटिटी पे जाएगा, नॉट सफिशिएंट। एंटी चेक करने के लिए ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है बल्कि नेसेसरी है, कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हर मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ, अगर है तो पूछ लो, नहीं है तो क्वेश्चन दूँ। अभी मैं कुछ मैप लिखूंगी, आपको बताना है उनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कौन सा नहीं है। टी मैंने डिफाइन किया है r² टू r², और जो हमारी फील्ड है वो भी क्या है, रियल की फील्ड है। ठीक है, चेक करना है विच इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इसमें फर्स्ट है हमारा, देती हूँ मैं मैप, टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ज़्यादा ही मोटा हो गया ये, टी ऑफ टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर टी ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस 2 वाई प्लस 4। नेक्स्ट है हमारे पास टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x² y²। टी ऑफ एक्स वाई इज x इंटू वाई एक्स प्लस वाई, टी एक्स वाई इज mod x mod y। चेक करके बताओ इनमें से कौन कौन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कौन कौन नहीं है। सिर्फ दो ही, या दो प्रॉपर्टी चेक करनी है, या तो वो अल्फा u प्लस बीटा वी वाली एक कर सकते हो। सबसे पहले तो यही चेक कर लो कि हमें पता है r² की आइडेंटिटी क्या होती है और इसकी भी आइडेंटिटी का हमें पता है, दोनों की आइडेंटिटी हमें पता है। तो अगर आइडेंटिटी पे नहीं जा रही है तो डायरेक्ट उसको काट दो, वो तो हो ही नहीं सकती लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव तो ट्रू होगा ना। अगर जो हमारी आइडेंटिटी पे नहीं जा रही है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो मैम
टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर वो नहीं होगा। बाकी सब हो रहे, ये नहीं हो रहा है। हाँ मैम सेकंड हम्म थर्ड हम्म फोर्थ और फिफ्थ नहीं होगा। सेकंड थर्ड आपने तो सारे ही कटवा दिए। अब फर्स्ट होगा सिर्फ। ओके, एनीवन एल्स? मनदीप रानी जी, इतने चुप चुप क्यों हो आप? तान्या आपको समझ आ रहा है? मैम कर रही थी। ओके करो फिर आपने बताओ। जो डेफिनेशन दिया है वो तो यूज नहीं कर पा रहे हैं। यूज क्यों नहीं कर पा रहे हो? करके देखो यूज। मैम फर्स्ट होगा, सेकंड और फिफ्थ नहीं होंगे। अभी थर्ड और फोर्थ मैंने किया नहीं। करके देखो, लगाओ डेफिनेशन। मैं कंडीशन भी पूछूंगी कौन सी वायोलेट करी है, किसने कौन सी कंडीशन वायोलेट की है। तान्या समझ आ रहा है तुम्हें? आयुष आप वन एक नंबर या दो नंबर दिखा दो, मुझे तो डेफिनेशन से नहीं हो रही है। देखते हैं चलो। सबसे थर्ड भी पहले नहीं होगा मैम। थर्ड भी नहीं होगा। कौन सी कंडीशन वायोलेट की थर्ड ने? लीनियरिटी मैम। मैम थर्ड में तो मैंने तो काउंटर एग्जाम्पल लेके किया है। ओके, देखिए, एक तो सबसे पहले मैं पहले थोड़ी सी छोटी छोटी हिंट बताती हूँ जिसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो, और फिर हम बाय डेफिनेशन भी करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है? लीनियर, मतलब लीनियरिटी होनी चाहिए, तभी हमने इसको अलग अलग करके ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है कि वो लीनियर है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाली भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तभी हमारा ये आया है। तो जो भी लीनियर नहीं होगा, और इस जीरो वाली से हमने क्या दिखाया है, जिसमें आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे नहीं जाएगी, वो कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म नहीं करेगा। तो जैसे हम पहले सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, जीरो जीरो रखेंगे अगर हम, तो हमें ये 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। आइडेंटिटी आर स्क्वायर की जीरो जीरो ही है ना, हमें पता है दोनों से साइड सेम आइडेंटिटी है, तो ये कभी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होगा। सब में चेक कर लो एक बार, जीरो जीरो रखेंगे, यहाँ तो जीरो आ रहा है, ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, यहाँ भी जीरो आ रहा है, यहाँ भी जीरो आ रहा है, तो जीरो से सिर्फ हम एक ऑप्शन को कट कर पाए। फिर बात आती है लीनियरिटी की। जब भी हम लीनियरिटी की बात करेंगे, तो मतलब दो पावर वाले, और ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ये स्टैंडर्ड अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अंडर यूजुअल ऑपरेशन हम बोल सकते हैं। यूजुअल ऑपरेशंस के अंडर जो लीनियर नहीं होगा, मतलब दो की प्रोडक्ट होगी, स्क्वायर होगा, इस टाइप का कुछ होगा, तो वो कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना पाएगी। जैसे थर्ड को देखते हैं। थर्ड में मैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज करती हूँ, क्या? अल्फा एक्स कोमा वाई, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स अल्फा वाई। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अल्फा बाहर आना चाहिए, अब देखते हैं आएगा या नहीं। विच इज इक्वल टू, ये क्या कर रही है, फर्स्ट का भी स्क्वायर कर दे रही है और सेकंड का भी स्क्वायर कर दे रही है, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूंगी तो ये तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना, दैट मीन्स ये क्या आया? अल्फा स्क्वायर टी ऑफ एक्स वाई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे आ रहे हैं हमें? जब एक्स और वाई पे टी लग रहा है तभी तो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन ये इसमें से तो अल्फा स्क्वायर बाहर आया है, हमें तो अल्फा चाहिए था, दैट मीन्स दिस इज नॉट लीनियर। लीनियर नहीं है तो हम थर्ड इसमें गलत। काउंटर एग्जाम्पल 1 1 लेके भी कर सकते हैं उससे। वन वन लेके एडिशन नहीं होगा, वन वन लेके एडिशन तो हो जाएगा। मैम 1 1 पे देखो 1 1 ही आ रहा है। तो सेकंड भी हम 1 1 ही ले रहे, टी ऑफ 1 वन 1 ही वन। लेंगे उससे भी। अब क्या टी हाँ ऑफ वन अभी वन अभी प्लस, अभी मैंने, हाँ यस मैम, ये 4 4 हो जाएगा।
लेकिन जब मैं टी ऑफ 1 1 और प्लस टी ऑफ 1 1 करूंगी तो वो 2 2 ही 2 2 आएगा, आएगा। नॉट। ठीक है। अब हम जब भी लीनियरिटी हमारी वोलेट होगी तो हम वो भी नहीं लगाएंगे, काउंटर या डेफिनेशन भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें जल्दी करना है ना क्वेश्चन। तो इसीलिए हम क्या चेक करेंगे, सीधा लीनियरिटी वाली कंडीशन। सो थर्ड भी नहीं होगा क्या? अब फोर्थ बताओ, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, वो तो एक्स वाई है। एक्स वाई है, दो की प्रोडक्ट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फिफ्थ क्यों नहीं होगा? हम फिफ्थ में भी हम काउंटर -1 और 1 लेके कर सकते हैं। फिफ्थ में सब मैम ट्रायंगल इनइक्वालिटी की नहीं होगा, वो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं होता इक्वल मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई का। बिल्कुल नहीं होता। और वैसे भी फील्ड क्या है हमारी? रियल नंबर। अब मान लो मैं अल्फा एक्स वाई से ही करके देख लूँ एक बार, तो मुझे क्या मिला? टी ऑफ -x -y विच इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई, राइट? तो विच इज नॉट इक्वल टू -1 टी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये तो -x को भी x ही बना देगा और -y को मोड ऑफ y, मतलब पॉजिटिव बना दे रहा है दोनों को। तो अब हम जब इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए ये हमारा सेकेंड कंडीशन को भी वॉयलेट करा। और मोड वाली कभी भी लीनियर नहीं होती। सो फिफ्थ भी गलत हो जाएगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गए। अब फर्स्ट क्यों ट्रू हुआ? मैम फोर्थ क्वेश्चन में आपने क्या रीजन बताया? मैं चेक कर रही थी ना, टी ऑफ माइनस टी ऑफ अल्फा एक्स वाई देखा मैंने, और अल्फा को फिक्स कर दिया -1। ठीक है। अब -1 फिक्स किया तो ये -x -y की इमेज फोर्थ मुझे क्या क्वेश्चन मिली? है मैम। अच्छा, फोर्थ। तो फोर्थ एक्स क्वेश्चन। वाई है ना। हाँ, एक्स वाई लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। अल्फा एक्स से भी चेक कर सकती हो। जब अल्फा एक्स रखोगे तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर आएगा, क्योंकि अल्फा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बट वो तो अल्फा इंटू टी एक्स वाई के इक्वल नहीं होगा। अंडर यूजुअल ऑपरेशन नॉट लीनियर, ओके। नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब फर्स्ट को देख लेते हैं, फर्स्ट ट्रू कैसे हुआ? 0 0 तो आ रहा है। अब सेकेंड चीज देखते हैं, टी ऑफ। अब मैं दो एलिमेंट उठाऊंगी हमारे आर स्क्वायर से। मान लिया यू और वी जो है वो आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहे हैं। आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहे हैं तो कुछ यू जो होगा वो हमारा x1 y1 टाइप का होगा, और वी जो होगा वो x2 y2 टाइप का होगा। ठीक है। जो लीनियर होगा और 0 0 भी उसके अंदर आएगा, वो पक्का बन जाएगा हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस पे लगाते हैं टी ऑफ यू वी, विच इज इक्वल टू टी ऑफ x1 y1 टी ऑफ यू प्लस वी, भाई यू प्लस वी प्लस x2 y2। अब हमें पता है टप्पल ऐड कैसे होते हैं, x1 प्लस x2 हो जाएगा और y1 प्लस y2 हो जाएगा। अब इस पे लगाओ, टी ऑफ एक्स वाई कैसे ओपन हो रहा था हमारा? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो और सेकेंड वाले में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये अब ये पूरा एक है और ये दोनों एक है। अब मतलब दिखने में दो है लेकिन वैसे एक है। तो ये कैसे ओपन होगा? फर्स्ट माइनस सेकेंड -y1 प्लस y2 कोमा फर्स्ट, पहले में प्लस था और दूसरे वाले में माइनस। ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, क्या ये टी ऑफ x1 y1 प्लस टी ऑफ x2 y2 के इक्वल है या नहीं है, यही चेक करना है हमें। दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, x1 प्लस y1 लिख सकती हूँ, प्लस x2 प्लस y2 लिख सकती हूँ ना ऐसे। और यहाँ पे क्या यस लिख मैम। सकती हूँ मैं? टी ऑफ x1 माइनस y1 एंड प्लस x2 माइनस y2 लिख सकते हैं हम। अब हमें क्या चेक करना है? ओके, हम देखते हैं x1 हमें क्या चाहिए? बेसिकली हमें चाहिए, क्या बन जाए ये? x1 प्लस y1 और x1 माइनस y1, यही चाहिए, प्लस x2 प्लस y2 और x2 माइनस y2, ऐसा ही चाहिए ना हमें? वही तो मिल रहा है हमें। देखो इसको मैं x1 प्लस y1 कोमा
x1 माइनस y1 प्लस x2 प्लस y2 कोमा x2 माइनस y2 ऐसे लिख सकती हूँ? बोलो लिख सकती हूँ क्या नहीं? ये क्या आ गया? यस मैम। t ऑफ x1 y1, ये आ गया t ऑफ x2 y2, और यही हमें चेक करना था। x1 y1 दैट मीन्स t ऑफ u प्लस t ऑफ v। t ऑफ u प्लस v लेके चले थे हम यहाँ पे, और हमें क्या मिल गया? t ऑफ u प्लस t ऑफ v दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर नहीं, एक कंडीशन होगी, अब सेकेंड वाली बचती है t ऑफ अल्फा u दैट मीन्स t ऑफ अल्फा इंटू x1 y1 दैट इज t ऑफ अल्फा x1 और अल्फा y1। अब जैसे t कैसे ओपन हो रहा है? फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी कि अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 और अल्फा x1 माइनस अल्फा y1, ऐसे ही ओपन हो रहा है ना हमारा t, फर्स्ट प्लस सेकेंड एंड फर्स्ट यस माइनस मैम। सेकेंड। अब मुझे दिख रहा है इन चारों में अल्फा है, तो मैं अल्फा को बाहर निकाल सकती हूँ, x1 प्लस y1 एंड x1 माइनस y1 विच इज इक्वल टू अल्फा t ऑफ x1 y1 दैट इज अल्फा टी ऑफ u, क्योंकि x1 y1 हम u के इक्वल लेके चले थे, तो अल्फा u क्या आ गया? अल्फा टी ऑफ u। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी विच इम्प्लाइज t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और अल्फा इंटू यू प्लस कोई दूसरा फॉर्मूला से किसी से भी कर लो, उससे भी करोगे तब भी ऐसा ही होगा। उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इसमें चार चार चीज़ें चल रही हैं, इतना भी नहीं होगा बट करके देख सकते हो अगर हमें करना भी है तो। टी ऑफ अल्फा यू मैम प्लस, इसमें हम अल्फा यू प्लस बी ओनली वी लिख लें उससे भी हो जाएगा, हाँ जो बीटा वी करने की जरूरत नहीं है। जिससे भी आप करना चाहो, मैंने इन दोनों से कर लिया, ये आपका होमवर्क है, आप इसे चेक करोगे। बेशक से आप लेफ्ट और राइट साइड को अलग अलग सोल्व करके भी देख सकते हो क्या वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे मैंने अभी ये देखा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि ये ऐसे कैसे बनेगा, तो मैंने राइट साइड को भी एक बार खोल के देख लिया ना मुझे चाहिए क्या, तो वैसे ही मैंने इसको ओपन कर दिया, सिंपल। और ज़्यादा प्रूफ में और उसमें नहीं जाएंगे कि हर बार हम चेक ही करेंगे, हमें पता है छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं। लीनियर नहीं होगा तो नहीं, ज़ीरो नहीं होगा तो नहीं होगा, और जब जिसमें लीनियर भी होगा और ज़ीरो भी होगा अंडर यूजुअल ऑपरेशन, वो हमेशा क्या बनाएगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन फिर से देती हूँ, उसको आप सोल्व करना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब से आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। सेकेंड इज, दिस इज फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इसकी जी कर लेते हैं इसको, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। थर्ड इज एच ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। एंड फोर्थ इज, तीन ही है बस। ऑप्शंस भी हैं इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली एफ, सर वन, मैम 1 2 नहीं होगा, थर्ड होगा मैम, फर्स्ट थर्ड सेकंड होगा। नहीं होगा। ओनली एच, एंड फोर्थ ऑप्शन इज वन ऑफ द थ्री। ऑप्शंस बताओ कौन सा ट्रू होगा? ओनली एच। फर्स्ट कट गया, सेकंड कट गया, थर्ड में बोला है ओनली एच। फर्स्ट कैसे कट गया? क्योंकि 0 0 की इमेज 0 0 नहीं मिल रही है हमें, 4 0 मिलेगा, वो गलत। सेकंड में एक्स इंटू वाई लीनियरिटी नहीं है, गलत। थर्ड में लीनियरिटी भी है, 0 0 की इमेज 0 0 भी मिल रही है, तो ठीक है। अब ऑप्शन देखो, इसने बोला है ये तीनों कट गए, ओनली एच, और कह रहा है ओनली वन ऑफ द थ्री, कि इन तीनों में से कोई एक ही है जो है, तो क्या ये ऑप्शन गलत बोल रहा है? थर्ड तो ट्रू है, सिर्फ एक ही तो है। वो भी ट्रू है।
थर्ड और फोर्थ दोनों ट्रू इसके है। ऑप्शंस हो जाएंगे। ओके, टाइम क्या हुआ है 51। चलिए एक क्वेश्चन तो और कर ही सकते हैं हम। क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग is RLT? First is T from C से C field is real to real, मतलब ओवर R डिफाइन है और ट्रांसफॉर्मेशन है T ऑफ Z इज Z कॉन्जुगेट। सेकेंड इज T from C to C, this is over R and this is also over R such that, एक ही बात होगी, C लिखो इसको, दिस इज ओवर C, C T ऑफ Z इज Z बार। इन दोनों की फील्ड C है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, C फील्ड है इन दोनों की, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारी, T फ्रॉम R स्क्वायर टू R स्क्वायर सच दैट T ऑफ XY इज X स्क्वायर XY and fourth is T of, बस यही करो। मैम सेकंड नहीं होगा, सेकंड और थर्ड नहीं होगा। फर्स्ट भी नहीं होगा मैम। फर्स्ट भी नहीं होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड थर्ड नहीं होगा। कोई कह रहा होगा, कोई कह रहा नहीं होगा। चल क्या रहा है ये, कैसे बोलते हैं यूपी वाले, क्या चल रहा है ये? सेकंड और थर्ड नहीं होगा, वो फर्स्ट होगा। फर्स्ट होगा। मैम यस मैम। फर्स्ट में अगर हम एलिमेंट लेकर चले a प्लस आइटा बी, अल्फा इंटू ए प्लस आइटा बी, तो वो हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू ए माइनस आइटा बी, दैट्स नॉट इक्वल्स टू, मैम राइट है। दिस इज अल्फा और ये जेड बार ही तो है, जेड बार मतलब टी ऑफ जेड, ऐसे ही तो ओपन हो रहा है जेड बार, तो ये ठीक है। और a प्लस आयोटा बी भी नहीं लेके चलोगे तो सिंपली हमें पता है टी ऑफ Z1 प्लस Z2 लगाएंगे अगर हम, तो Z1 प्लस Z2 का बार ओपन होगा, दैट मीन्स Z1 बार प्लस Z2 बार, और ये Z1 बार किसके इक्वल है, टी ऑफ Z1, Z2 बार किसके इक्वल है, टी ऑफ Z2, मतलब फर्स्ट कंडीशन ट्रू। सेकेंड में अल्फा इंटू जेड, दैट इज अल्फा जेड बार विच इज इक्वल टू अल्फा बार जेड बार। अब क्या है, अल्फा तो हमारा फील्ड का मेंबर है, दैट इज रियल, दैट इज अल्फा जेड बार हो जाएगा। बट अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो कोई जरूरी तो अल्फा बार अल्फा के इक्वल नहीं हो सकता, अगर ये कॉम्प्लेक्स एंट्री से है तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स वाला गलत हो जाएगा और जो हमारा रियल फील्ड है जो वो ट्रू हो जाएगा। देखो ट्रांसफॉर्मेशन सेम है बट फील्ड का भी इफेक्ट आता है अगर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो फील्ड की इंपॉर्टेंस को भी आप समझें, फील्ड को फॉर ग्रांटेड ना लें, इसीलिए फर्स्ट ट्रू सेकंड गलत, और थर्ड में तो हमें दिख रहा है लीनियर ही नहीं है ये दोनों, दैट मीन्स थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, सो यस मैम। ये इंट्रोडक्शन था। इस टाइप के अगर कोई और क्वेश्चन है आपके पास तो उनको सोल्व करो, शॉम सीरीज उठा के सोल्व करो। शॉम सीरीज कहाँ है, वो पीडीएफ में है? बिल्कुल है, ड्राइव में डाली हुई है शॉम सीरीज, आप वहाँ से देख सकते हो। 5 मिनट रहती है, इसको प्लीज़ इसको रिवाइज करते रहना और प्रैक्टिस कर लेना इनकी। अभी जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको मिले उसको ट्राई करना, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। इस बार एक क्वेश्चन था मैम। इस बार एक अच्छा पेपर में एक क्वेश्चन था, और वैसे भी प्रैक्टिस कर लो क्योंकि जब आप इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो डिफिकल्ट को सोल्व करने का कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। स्टार्टिंग में इजी से लेके चला करो, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलो अपना, फिर अब
आप अच्छा कर पाओगे। इस बार जो मैम क्वेश्चन था वो लिनियरिटी पे ही था, मैट्रिक्स का लिनियरिटी पे था, अच्छा, चलिए देख। सेम ए कॉन्सेप्ट पे ही था। हम्म, ठीक है। तो अभी टाइम होने वाला है, 4 मिनट रहती है आपकी क्लास है। सुमन, आपको डाउट था या तपस को था, किसका बोल रहे थे, कौन से असाइनमेंट मेरा था मैम, काल ओके। वाला जो असाइनमेंट था ना, मेरा लेफ्ट हो गया था लास्ट में, बता नहीं पाया। अच्छा, तो फिर रिकॉर्डेड नहीं है उसमें? रिकॉर्डेड में प्रॉब्लम अच्छा है, अच्छा। रिकॉर्डेड में है बट हमको लग रहा है कि क्या हम, मेरा गलत हो क्या, समझ में नहीं आ रहा ठीक से। चलिए ठीक है, आप ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हो, अदरवाइज हम कल डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, ग्रुप पे ओके भी मैम। सेंड किया करो प्रॉब्लम्स, ताकि दूसरे मोटिवेट हों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने से। जैसे किसी ने डाला हुआ था कल, एक डायमेंशन का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था वो भी। मैम हम ही भेजे थे। हाँ, तो वैसे ट्राई करते रहा करो, और ऐसे नहीं कि क्वेश्चन भेज दिया इसका सॉल्यूशन तो नहीं, आपने जो सोल्व किया उसको भी भेजा करो, ताकि पता चले कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है, जो आप सोल्व करते हो वो यस भी मैम। सेंड किया करो। ठीक है, चलिए फिर अभी 3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप, और नेक्स्ट क्लास के लिए बी रेडी। मैम फोर मैम फोरनून में एग्जाम होगा, मतलब किस टाइम पे होगा? फोरनून में एग्ज़ाम, एग्ज़ाम की टाइमिंग का मुझे अभी आइडिया नहीं है। आई थिंक मैं, हमारा तो मॉर्निंग में हुआ था जब हमने दिया था। नहीं, इस बार जैम जैम जो है फोरनून में होगा, अच्छा अच्छा। मैथमेटिक्स पेपर। फोरनून में, जब स्टैट का टाइम, स्टैट फोरनून में होता था, स्टैट वाले टाइमिंग पे होगा, स्टैट की जो टाइमिंग होती थी पहले फिर। स्टैट को नीचे कर दिया है गया है इस बार, पूरा चेंज किया किया है शेड्यूल। अच्छा, शेड्यूल ही चेंज हो गया। चलिए, मैम आपने एमएससी कहाँ से की? मैंने एमडीयू से बताया तो है। 1 मिनट।